आज हम बैठे हुए हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय विपिन भार्गव जी और उषा भार्गव जी की। जैसा कि आपको चल रहा है इस टाइम सोशल मीडिया पे आगामी नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर जनचर्चाओं का एक दौर छिड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं विकास कार्यों को देखते हुए या पूर्व कार्यों को देखते हुए या उनकी व्यवहार शैली को देखते हुए एक बार फिर सामान्य महिला होने के नाते पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय उषा भार्गव जी का नाम नगर में कहीं ना कहीं चर्चाओं में है और उसी को लेकर आज हम उनसे मुलाकात करने आए हैं। किन मुद्दों पर चर्चा करना है, इसको लेकर आखिर क्यों 24-25 साल होने वाले हैं आज मंडीदीप की, क्या मुख्य समस्याएं हैं, मूलभूत आवश्यकताओं को छोड़कर वो कौन सी चीजें हैं जिनके विकास होना है, इन्हीं विभिन्न समस्याओं को लेकर विभिन्न मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय विपिन भार्गव जी से और उषा भार्गव जी से। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विपिन भार्गव जी से। भाई साहब, आगामी समय में जो नगर पालिका चुनाव आ रहे हैं उसमें भी आपका नाम सामान्य महिला के नाते उषा भार्गव जी का नाम चल रहा है। आप पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, आप एक अच्छा शासनकाल रहा है आपका, तो आप बताएं कि उस टाइम जब नगर पालिका की शुरुआत हुई तो क्या परिस्थितियां थी उस टाइम? प्रकाश जी, ऐसा है कि प्रथम नगर पालिका के पहले यहाँ पर साडा और पंचायत हुआ करती थी और चूंकि नगर बहुत तेजी में यहाँ पर विकास हुए और यहाँ पर इंडस्ट्री जो आई, उद्योग लगे, उससे एकदम यहाँ के नगर में रहने वालों की संख्या भी उतनी बढ़ी। तो जितनी संख्या बढ़ी उसके मापदंड में यहाँ की मूल सुविधाओं से पूरा मंडीदीप वंचित था। कहीं भी कोई रोड नहीं, नाली नहीं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ तक कि यह स्थिति हुआ करती थी कि नगर के लोग अपनी साइकिलों के ऊपर गेट डालते और पानी लेने के लिए एचईजी या दूसरे यहाँ स्रोत थे, वहाँ पर वो रात भर दिन में ड्यूटी करते थे। ये नगर की बहुत बड़ी पीड़ा थी। तो मूलभूत सुविधाएं तो थी नहीं, साथ ही क्या था कि प्रथम नगर पालिका थी कि जिस टाइम साडा से नगर पालिका में ट्रांसफर हुई नगर पालिका, उस टाइम क्या कंडीशन थी? उस समय नगर की बहुत दयनीय स्थिति थी। चूँकि पंचायत हुआ करती थी, पंचायत इतने बड़े स्तर पे फंड का अभाव होने के कारण जो मूलभूत सुविधाएं नगर को मिलना चाहिए उसकी एक बहुत बड़ी कमी थी। यहाँ तक कि पानी की इतनी विकराल समस्या थी कि लोग अपने घरों में दिन में ड्यूटी करते थे यहाँ के लोग, और रात में अपनी साइकिलों पर केन टांग कर कहीं एचईजी गेट के ऊपर या जहाँ पानी के स्रोत हुआ करते थे, नल हुआ करते थे, वहाँ रात भर पानी की तरह से भटकते रहते थे। इतनी बड़ी समस्या थी। रोड और नाली की तो हम बात ही नहीं कर सकते। उस समय पानी की जो स्थिति थी तो रोड, नाली और स्ट्रीट लाइटें जो मूलभूत सुविधाएं उससे पूरी तरीके से नगर वंचित था। तो आप जब प्रथम बार अध्यक्ष बने तो आपने विकास कार्यों की शुरुआत कैसे की? उस टाइम कैसे बजट इकट्ठा करा? ये एक बहुत बड़ी हमारे सामने एक समस्या थी कि एक तो हमारी सरकार भी नहीं थी, दूसरा 1.5 करोड़ के कर्ज में ये नगर पालिका हुआ करती थी। तनख्वाहें बांटने का पैसा भी नगर पालिका के पास नहीं था। लेकिन पूर्व में साडा के समय में एक प्रस्ताव जरूर, साडा के समय में जिस समय हम उसमें डायरेक्टर हुआ करते थे और रामकिशोर शर्मा जी उसके चेयरमैन थे, तो यहाँ पर संपत्ति कर एक लागू और नगर के समेकित कर संपत्ति कर लागू किया गया था और वो उसका निराकरण ठीक से नहीं हो पाया था। दावे आपत्ति उसमें आने थे और उसको फिर लागू होना था। और उसी समय शासन, क्योंकि ये 90-91 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसमें 1 साल का समय मिला, तो उस समय काम भी नहीं हो पाए और दूसरा समय अभाव के कारण व्यवस्थित कोई काम भी नहीं हुए। तो प्रॉपर्टी संपत्ति कर भी जो था वो भी लागू नहीं हुआ था। और वो जब नगर पालिका परिषद बनी तो एक सबसे बड़ी समस्या आर्थिक रूप से एक आर्थिक संकट नगर पालिका के ऊपर था एक तरीके से, और उसमें चूंकि फंड नहीं थे तो हम विकास कहाँ से करेंगे, ये भी सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन क्योंकि हमारे मन में एक लगन थी कि हमें किस तरीके से यहाँ के लोगों की सेवाएं हमें करना है, और हमारा इसके लिए हमारे राजनीतिक गुरु रहे भाई सुंदरलाल जी भटवा, यहाँ के नेतृत्व भोजपुर का करते थे, और संसद में माननीय शिवराज जी यहाँ के लोकसभा के सदस्य थे, सांसद थे यहाँ से, और उन लोगों की प्रेरणाएं और उन लोगों का सहयोग इस नगर विकास में अहम भूमिका में रहा। जब बड़े पटवा जी को भी मैंने यहाँ की सारी समस्याओं से अवगत कराया तो मुझे उन्होंने एक सलाह दी कि आप उमाशंकर गुप्ता जी के पास जाइए और उनसे कैसे
हमें नगर पालिका चलाना है ये सीखिए पहले, क्योंकि ये मैं ये बात स्वीकार करता हूँ क्योंकि प्रथम नगर पालिका थी और किस तरीके से हमें काम करना है ये भी हम लोगों को उस बात का भी अनुभव नहीं था। एक चैलेंज था और उस चैलेंज को हमने स्वीकारा। नगर के कई वरिष्ठों का भी हमें सहयोग मिला और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व है कि मेरे कार्यकाल में लगभग जो मूलभूत सुविधाएं इस नगर की थी, जो पानी, रोड, नाली और स्ट्रीट लाइट, लगभग हमने 90% इस नगर की समस्या हल की। और फिर इसके बाद में दूसरा कार्यकाल आया। दूसरा कार्यकाल में फिर पार्टी ने हमारे धर्मपत्नी भाई उषा भार्गव को उसका प्रत्याशी बनाया और अन्य योजनाओं पे भी हम लोगों ने केयर किया कि इसमें नगर के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी बहुत आवश्यकता है। 26 जनवरी के कार्यक्रम, यहाँ का अधिक मात्रा में स्कूल थे, उनको एक बच्चों को भी एक प्लेटफॉर्म मिले, उसकी भी एक योजना बनी और आज वो मूर्त रूप मंडीदीप में ले रही है कि बड़े स्तर पे हमारे नगर के बच्चे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना परचम फहरा रहे हैं। तो हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। और यहाँ पर कई ऐसी समस्याएं थी, लेकिन हमने एक के बाद एक समस्या को टारगेट किया कि यहाँ की क्या समस्या है, जो नगर पालिका पे काम करते चले गए। नगर पालिका की के जो अधीनस्थ थे वो काम तो हम कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ हमारा टारगेट ये भी था कि नगर को किस चीज़ की और आवश्यकता है। भाई जैसे ITI यहाँ पर होगा, उद्योग इतने हैं, ITI यहाँ पर खुलेगा तो कुछ ना कुछ रोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाई वो टेक्नीशियन की लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ये छात्र भी यहाँ पर तैयार हों ताकि उनको एक रोजगार का अवसर मिले। और वो प्रयास भी हमारा सफल रहा। हमारे अपने माध्यम से, परिषद के माध्यम से इन बातों को शासन तक पूरी ताकत से उठाया गया। आपको उस टाइम जो अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह जो होते थे उसमें उद्योगपतियों का भी और नगर के वरिष्ठों का आपको सहयोग मिला? परिषद में मैंने आपको पहले बताया ना कि भाई पैसे का अभाव था, तो नगर परिषद से हम इस किस्म का फंड कोई वो नहीं करते थे, लेकिन नगर के लोगों का बहुत सहयोग रहा। जब ये भाव सब कुछ हमारे मित्र मंडली ने ये बात तय किया था कि बड़े स्तर के ऊपर यहाँ पर ये सभी प्रतियोगिताएं यहाँ पर होना चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे हमारे नगर के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनकी प्रतिभाएं सामने आएंगी। तो जब इस बात के ऊपर चर्चा की गई तो एक बजट बनाया गया कि भाई हम अगर हाई सेकेंडरी स्तर पर, मिडिल स्तर पर और प्राइमरी स्तर पर हम इन प्रतियोगिताओं करेंगे तो हमारा कितना व्यय होगा। तो लगभग प्रथम कार्यकाल में ये जो हुआ वो 98 में इस योजना को लागू किया, जिसका 3 लाख के समथिंग बजट था। आज तो खैर वो 40-45 लाख का बजट पहुँच गया, परिषद ही उसको वहन कर रही है, लेकिन उस समय वो 3 लाख रुपए की राशि भी भारी लगती थी। लेकिन नगर के कई गणमान्य नागरिकों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। उन्होंने यहाँ के छात्र छात्राओं का जीवन संवारने के लिए प्रथम इनाम, द्वितीय इनाम, तृतीय इनाम, पुरस्कार उनके माध्यम से दिए। यहाँ के उद्योगों का भी हमें सहयोग मिला, जिन्होंने बड़े पुरस्कार उद्योगों से जब संपर्क किया गया तो ये जन सहयोग से इस योजना को यहाँ पर लागू किया कि जिसका आज हमें वर्तमान में ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि आज 20 साल 22 साल बाद हम ये गर्व से कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जब प्रथम नगर पालिका का गठन हुआ तो उसमें एक चीज़ और ये कंडीशन बताई जा रही थी कि उस टाइम बांटने के लिए एक निर्धारित कोई तनख्वाह के लिए कोई बजट नहीं था। ऐसे में आप कर्मचारियों की तनख्वाह, नगर पालिका, पानी का बिल, बिजली का बिल, ये कैसे मेंटेन करते? ये तो पानी का बिल हमारा एक्स्ट्रा जमा ही नहीं था। 1.5 करोड़ से ऊपर में नगर पालिका जो थी वो कर्ज में थी, लेकिन चूंकि क्षतिपूर्ति और ये हुआ करता था। फिर इसके बाद में जब हमें सुझाव दिए गए तो हमने उद्योग के समय में हमने प्रस्ताव किया था और शासन से मांग की थी। तो मैं फिर आपको कहना चाहूँगा क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी तो उन बातों पर पहल नहीं हुई। गल्ला मंडी अनंत कहीं दूसरी या पिपलिया गज्जू रोड के ऊपर हमने उसका प्रस्ताव भेजा था, जगह भी यहाँ पर थी, लेकिन वो नहीं हो पाई उस समय। और फिर बाद में क्या हुआ कि दूसरी परिषदों में भी इस बात की चिंता नहीं थी, जबकि वो एक मूल समस्या थी। और वहाँ पर अगर वो गल्ला मंडी विस्थापित हो जाती तो एक बड़ा आपको वहाँ पर बस स्टैंड, अच्छा बस स्टैंड वहाँ पर बन जाता। कई रोजगारों को वहाँ पर रोजगार की एक दुकानें है ना, तो एक रोजगार की मेरी थोड़ी राहत मिलती।
लेकिन योजना बनी नहीं। बाद की परिषदों के पास भरपूर पैसा था, पर्याप्त धन था। परिषद को अगर वो टारगेट लेके चलाते कि हमारे नगर की क्या आवश्यकता है, तो इस पर टारगेट करके चलते तो निश्चित ही यहाँ विकास और तेजी से आगे बढ़ता। भाई ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है आज। दूसरे फिर बाद में जो 7 पंचायतें हमारी मिली, आज वो भी पहले तो आधा विकसित उद्योग क्षेत्र जो था वो नगर पालिका के अधीन था, आज पूरा उद्योग क्षेत्र नगर पालिका के अधीन है। तो प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर और दूसरे टैक्सों का आय जो है भरपूर है। यहाँ पर बजट भी काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन संकल्प हमारे मन में होना चाहिए कि हमें इन समस्याओं का निदान करना है, हमें अपनी कार्य योजना बनाना चाहिए। हमारी समझ में नहीं आती तो उनको कहीं पूछना चाहिए, दूसरों से सीखना चाहिए। जनता अभी जो जनता अगर आपको एक बार फिर मौका देती है और पार्टी के साथ मिलकर अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो यहाँ जो युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी चीज, कई प्रतिभाएं हमारी स्टेडियम के अभाव में दबने बहुत सी चीजें क्या नगर की जनता को, नगर के बच्चों को आपके अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो क्या उन्हें स्टेडियम बड़ी लाइब्रेरी यहाँ पर खुले जिसमें बच्चों को सारा साहित्य पढ़ने को मिल सके, समझे। एक बड़ा स्टेडियम यहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि आज कम से कम 80 स्कूल यहाँ पर कार्यरत हों। लगभग 40,000 बच्चे यहाँ पर अध्ययन लगभग सारे स्कूल में करते हैं। तो यहाँ पर एक बच्चों को भी उनके भविष्य को देखते हुए योजना यहाँ पर लागू होना था। स्टेडियम बनना था, स्टेडियम की एक बड़ी कमी है। अब तो पंचायत एरिया को भी यहाँ पर जोड़ दिया गया है, तो कई शासकीय भूमि अभी भी जो भूमि का अभाव था, क्योंकि पहले पंचायत के समय जगह नहीं थी अपने पहले पंचायत के समय में इस बात को यहाँ के जो लोग थे उनको ये रखना था कि जब हमारा हाउसिंग बोर्ड या बीडी में हमको पूरी लैंड को ट्रांसफर कर रहे हैं, या उन लोगों को बीडीओ को दे रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड को दे रहा है, या उद्योग के लिए हम दे रहे हैं, तो हमें यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, बस स्टैंड है, स्कूल के लिए हमारे पास पर्याप्त जगह है कि नहीं है, अस्पताल है कि नहीं है, उनको चिन्हित करके उनको छोड़ दिया जाता है कि भैया भविष्य में यहाँ स्कूल बनेगा, यहाँ खेल ग्राउंड बनेगा, यहाँ स्टेडियम बनेगा। ये योजना कभी बनी नहीं। ये योजना पहले बनती तो कहीं ना कहीं हाउसिंग बोर्ड या बीडीए की जगह में या उद्योग क्षेत्र के अंदर उन जगहों को चिन्हित करके छोड़ दिया जाता, भविष्य में वो बनती राजनगर में। और ऐसी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं किया, हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी तेजी से यहाँ मंडलीप का विकास होगा और इतना यहाँ पर जन समुदाय यहाँ पर रहेगा और उनकी सुविधाएं भी को भी हमें ध्यान में रखना है। भाई साहब एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आसपास ग्रामीण अंचल अभी जुड़े हैं, या बात करें जैसे सतलापुर पंचायत जो आती है, जो करीब 40% लोग वहाँ, करीब 6 वार्ड हैं, तो उनके विकास कार्य भी रुके हुए हैं जैसे सतलापुर का, तो उसके संबंध में भी क्या प्रयास रहेंगे? ये तो प्रथम उसमें आते हैं, मूलभूत सुविधाएं प्रथम चरण है नगर का। पहले जब जनता से जुड़े हुए मूल समस्याएं क्या है, तो उनमें क्या आता है कि साफ सफाई होनी चाहिए, रोड होना चाहिए, पानी होना चाहिए, होना चाहिए, ये मूल, वहाँ प्रकाश होना चाहिए रोड के ऊपर, ये मूल सुविधाएं पहले ये होना चाहिए। फिर हमें टारगेट मैंने कहा आपको टारगेट लेके हम चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। फिर उनके हमने मूलभूत सुविधाओं से हमने कुछ राह दी। अब हमारे बजट को हम किस तरह डाइवर्ट करना। अच्छा, पहले से अगर टारगेट लेके चलते तो आज शायद जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य वो हो गए। बहुत आसान है। ये मंडलीप नगर पालिका वर्तमान की स्थिति में वो नगर पालिका है कि इस मंडलीप नगर पालिका को हम एक मॉडल बना सकते हैं कि दूसरी नगर पालिका वाले लोग देखें कि मंडलीप नगर तो देश में एक मॉडल बन सकती है, मॉडल बन सकती है। इतना बजट 1 अरब का बजट पास होता है और बात करें विकास कार्यों की तो मॉडल बनना आपका कहना बिल्कुल मॉडल बन सकता है। हमारे पास ऐसी कोई कमी नहीं है वर्तमान में, हमारी परिषद के पास ऐसी कोई कमी नहीं है कि जिसको हम कार्य रूप ना दे सकें या वो काम नहीं कर सकते। ऐसे कहीं से कोई समस्या नहीं है भाई साहब। लेकिन आज भी एक चीज़ और मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये हम आपसे इसलिए चर्चा करना चाह रहे हैं कि आपके ही शासनकाल का एक सपना था कि नगर के जो लोग हैं, नगर वासियों को एक ऐसा सांस्कृतिक भवन बने जो कम से कम रेट पे उन्हें उपलब्ध हो, ताकि शादी विवाह अन्य कार्यक्रम हो सके, जो शायद अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उसकी योजना हमारी श्रीमती जी के कार्यकाल में उसकी योजना बनाई गई थी और उसमें पूरा पार्क डेवलप हो, सांस्कृतिक हाल हो, ताकि जो गरीब परिवार हैं उनको अपने कार्य करने के लिए, बेटे बेटी की शादी करने के लिए भी उनको सुविधा